वेलकम बैक नाजरीन। जी रान साहब, आप कह रहे थे कि अहमद मशरकी साहब, हाँ, मैं जिस पर मेरा सवाल भी साथ ही रख लें कि अमेरिका में समहाउ ये रियलाइजेशन हम उनके प्रोटेस्ट में भी देख रहे हैं, उनकी जो असम्बलियों में भी और अदरवाइज भी हमें नजर आ रहा है कि वो इसराइली लॉबी की जो एक्चुअली डोमिनेंस है वहाँ पे उसकी रियलाइजेशन मौजूद है और इसराइल अब एक लाइबिलिटी है अमेरिका के लिए। अच्छा, ये तो अब हम अपने एंड से कह रहे हैं ना, लेकिन अभी 2 दिन पहले ये अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारा छोटा भाई है और हम उसके बड़े भाई हैं, तो रिश्ते इतनी तेजी से वैसे तो मेजर गौरव भी कह रहे थे हमारा भाई है इसराइल। नहीं, वो अब भी कहते हैं, वो इससे मुकरे नहीं है, वो अभी भी गौरव तो यही कह रहा है, लेकिन अमेरिका भी यही कह रहा है। सो मैं ये समझता हूँ कि अब फेस सेविंग तो मिली है, जो जंग ईरान जीत चुका था, अमेरिका को ज़रा सांस मिल गया, अब ज़रा वो फिर से, आज उनका वजीर दिफा, उनका आर्मी चीफ, वो फिर बढ़ के मार रहे थे कि जी हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम यूँ कर देंगे। वो जैसे कोई बंदा नीचे गिर पड़ा हो ना और फिर उसको उठा के पानी चानी पिला दे। अमेरिका मुझे लगता है वो उस तरह के, एक दफ़ा फिर उसे सांस आ गई है, उसने देख लिया है कि हमारी खामियां क्या थी, कहाँ थी, अब हम क्या हमला करें, किस तरह करें, वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो असल मेरे ख्याल है, वैसे तो बैलिस्टिक मिसाइल तो हैरान कुन ईरान ने इस बार एक सरप्राइज दिया ना, लेकिन मेरे ज़ाती राय है कि रूस, इसराइल हो या अमेरिका हो, उन्हें तंग कर रहा है ईरान का जौहरी प्रोग्राम, और वो एक मान नहीं पाकिस्तान। अब जरा सोचे ना कि अगर 2 मुसलमान मुल्क जो ऐसे जुड़े हुए हैं और दोनों ही एटमी कुव्वत हो जाए, तो ये तो दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत हो गई कि ऐसे जुड़े हुए 2 इस्लामी मुल्क। और हमारे ईरान के साथ बहुत सारी बातों के बावजूद हमने बड़ी खूबसूरती से अपने ताल्लुकात खराब नहीं किए उनके साथ। ये एक हमने अच्छा आर्ट दिखाया कि एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि जब हमें ये फैसला करना था कि हमने सऊदी अरब के साथ खड़ा होना या ईरान के, और हमने बड़ी खूबसूरती से वो लम्हा भी टाल दिया। एंड क्रेडिट गोज टू आवर मेन पीपल, क्या आदत है, जो मेन क्या आदत है, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी जंग में जो मामला था सऊदी अरब और ईरान आमने सामने आ गए हुए थे। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम नहीं हुआ। जो अदरवाइज एक्सपेक्टेड तो ये था कि हफ्ते के दिन एक अकॉर्ड हो जाएगा, और ट्रंप ने भी इसी तरफ इशारा किया। उसने तो राक्षी साहब ने कहा ना कि हम बिल्कुल एमओयू साइन करने के करीब थे, बस उस वक्त इजरायली प्राइम मिनिस्टर का फोन आया और फिर मुतालबात नए सिरे से और लेवल के शुरू हो गए। आप कह रहे थे ना कि जी वो उसके से निकलना चाह रहे हैं, आपकी बात से ये साबित हो गया कि हुआ हुआ अकॉर्ड जो है वो इसराइली वजीर आजम के फोन के बाद खत्म हो गया। इतना उनका असर है इस सारे पे। लेकिन जो हमें पिछले 1 दिन पहले यह था कि अमेरिकी सदर ने जिस तरह इशारा दिया था कि ऑल इज सेट, और हो सकता है कि हफ्ते को वो 2 दिन बाद आपको खातून सहाफी जिसने उन्हें फोन किया, एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार किसी मुल्क का सरबराह इतना भी है कि उसे कोई सहाफी डायरेक्ट फोन करे तो वो फोन भी उठा लेता है, और फिर वो उसे मशवरा भी दे देता है कि 2 दिन ठहर जाए, किराया बच जाएगा तेरा। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ होती है कुछ लोगों की। हमारे सहाफी जो है वो तो रसगुल्लों और क्या नाम है चाउमिन से बाहर नहीं निकल सके ना, और टूटियां चेक करते रहे, वॉशरूम की टूटियां ठीक है या नहीं है, और कमोड पे बैठ के उल्टा सीधा देखते रहे कि बिल्कुल ठीक है कि नहीं। लेवल है ना सहाफियों। वैसे तो वो सहाफी भी नहीं थे बाहर, लेकिन अब नहीं, वो उन्होंने उड़ा था। तो आप कैसे कह रहे हैं अगर वो सहाफी नहीं तो उन्हें बुलाया क्यों था? मैं तो अपनी सबको मुफ्त वाईफाई भी मिला हुआ था वहां, कॉफी भी उन्हें सब मुफ्त मिली हुई थी, इतने बड़े सहाफी थे वो तो। एनीवे, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें होने के बाद एकदम खराब हुई है। जो आर्मी, हमारे फील्ड मार्शल साहब का ईरान के बाद अमेरिका जाना है ना, वो इस बात की अलामत है कि जो मैंडेट अमेरिका से लेके वो आए थे वो उधर उन्होंने किया है बात, अमेरिका से नहीं बट जिन लोगों ने भी, क्योंकि जो एफर्ट उन्होंने करनी थी, अमेरिका ने ये कहा है कि सालिस एक ही है, वो है पाकिस्तान। हाँ जी, कोई दूसरा बंदा सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहा। उसके बारे में तो कह रहे हैं मोदी साहब ने फोन किया था ट्रंप साहब को, 40 मिनट लंबी बात हुई है। इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी हमारे वजीर आज़म की मजीद बेइज्जती कर दी है ट्रंप साहब ने, क्योंकि ये चाह रहे थे कि अब भारत इसको होस्ट करे। वो कैसे कर सकता है? एक और भी हुआ ना, जो फोन हुआ ना, उसमें 1 दिन पहले भारत का एक बैरी जहाज पेट्रोल लेके गया, तो जब ट्रंप ने बिस्ती की कि तुमने आपने हरमत से तेल निकाल के ले गए और ये वो, तो इंडिया ने ऐलान कर दिया कि हमारा जहाज नहीं है भाई, ये हमारा शिप नहीं है, ये इस फोन के बाद की बात है।
फिर बात इस तरह भी बिगड़ी कि उसने जब ट्रंप ने कहा कि क्या नाम है फंटास्टिक 11 तैयारे आपके गिरे, तो उन्होंने कहा तेरे भी 39 डिगे ने, साढ़े ना गल ना कर। लेकिन असल चीज यही है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, इसको अगर कोई बंदा कर सकता है ब्रिज कर सकता तो वो फील्ड मार्शल है। अब वो अगर अमेरिका जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो मुज़ाकरात, इसकी कोई अभी सरकारी जरा ऐसे नहीं आई, ये बशरकी साहब का कहना है कि बात हो रही है, अगर मैं बाई कर लूँ ना, मैं उस पर कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हुआ जो होते होते खराब हुआ है, और जिसे दुरुस्त करने के लिए फील्ड मार्शल साहब को शटल डिप्लोमेसी करनी पड़ी है कि वो ईरान जाएंगे, फिर अमेरिका माइट भी के उसके बाद वो सऊदी अरब भी जाए, और ये सारों को इकट्ठा करके तो अगले 4-5 दिन लगे। मार्शल साहब, ये जो शटल डिप्लोमेसी की बात की जा रही है और जो अहमद अल-मशरिकी साहब की जो खबर है वहां से यूएस जाने की, और एक जो बात उन्होंने कही है कि अगर इसमें बाईपास करना है जेरेड कुशनर को और विटकॉफ को या इसराइली कंपोनेंट को, आपको लगता है कि जो अमेरिका ने जो वफ्द कहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने कहा वही वफ्द जाएगा जो पहले भी गया था, तो ये जो स्पॉयलर्स हैं अमेरिका खुद इनको क्यों नहीं छांटता? ये सिर्फ प्रेशर के लिए हैं या इनको बाईपास करके भी कोई मुआहदा किया जा सकता है? जी देखिए, अमेरिका जो है वो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक डायलेमा में है। ट्रम्प जो है उनकी रेटिंग बहुत नीचे गई है, और अमेरिका के अंदर से बहुत सारी वॉइसेस भी उठ रही हैं कि ये किसकी जंग है जो हम लड़ रहे हैं, इजराइल की है या हमारी जंग है। और डेफिनेटली एक कॉस्ट ऑफ द वॉर जो है वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट हुई है, जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि अमेरिका हमेशा से जब भी उसने अटैक किया है, जितनी भी गल्फ स्टेट को आप हिस्टोरिकली देखें, तो वो उनके विल ऑफ द पीपल को ना ब्रेक करता है विद इट्स फायर पावर, और वो इतनी वो शॉक एंड ऑ वाली सिचुएशन इस्तेमाल करता है कि उनकी लीडरशिप बैठ जाती है, उनका मुल्क जो है वो जो है घुटने टेक देता है, और हमेशा ऐसा होता रहा। और इसी वजह से अमेरिका ने यही समझा कि शायद ईरान में भी वो ये चीज हासिल कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। और कॉस्ट ऑफ द वॉर ईरान ने उनकी बहुत इंक्रीज कर दी कि जहां वो एक शायद ड्रोन भेजते थे तो उसके मुकाबले में 3-4 मिलियन का जो शायद ड्रोन है वो 20-25 हजार डॉलर का है। जी जी। और वो जो है वो मारते थे उधर से पैट्रियट मिसाइल जो कि 4 मिलियन का। सो ओवरऑल कॉस्ट जो है 200-300 बिलियन से ज्यादा हुई है पिछले 40 दिनों में। तो मैं समझता हूं कि ये अमेरिका डेफिनेटली वांट सम फेस सेविंग, लेकिन ये कहना कि अमेरिका जो है एक बिल्कुल रेलीगेट हो जाएगा इस जंग के बाद, या मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगी, या अमेरिका का स्टेटस बहुत पीछे चला जाएगा, मैं समझता हूं दिस इज टू प्रीमेच्योर टू से दिस थिंग। देखिए, अमेरिका का जो अज़ाइम है वो सारे वो नहीं है जो इसराइल के हैं। इसराइल चाहता है कि ईरान को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए, इधर जो गल्फ का पूरा कंट्रोल ले लिया जाए, और वो जो है इसका सिक्का वक्त जो है वो राइज हो जाए और तहस नहस कर दिया जाए ईरान को। जबकि अमेरिका इस बोगी को रखना चाहता है, क्योंकि उसका एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो चलता है, उसकी जितनी भी सेल है सबसे ज्यादा इन गल्फ कंट्रीज को होती है। वो इसी वजह से कि वो ईरान को एक अपना थ्रेट समझते हैं और समझते रहे हैं। जी जी, ये इतना जो ये अमरीकी अड्डे कायम करके और ये $3 ट्रिलियन जो ले जाते थे, इसी चीज को दिखा के ले। तो मैं पाक अरब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस में था ट्रंप साहब के पिछले टेन्योर में, तो मैं जब वहां सऊदी अरब में था तो मैं जिस भी जर्नलिस्ट थे, इवन सीजन्ड जर्नलिस्ट जो खलीजी ममालिक के, अदरवाइज भी सिर्फ सऊदी अरब नहीं, आप दुबई के, ये जो है क्या कहते हैं कतर के, कुवैत के, इनके भी जो लोग हैं वो यही समझते थे कि जनाब आपने जरा सा मुंह इधर करना, पीछे से ईरान का मिसाइल आ जाएगा। इस हद तक डरे हुए लोग मैंने वहां देखे हैं, आम शहरी भी इसी तरह थे। बस अभी ईरान का अटैक होने वाला है। जी बिल्कुल, हम तो इन कंट्रीज में जाते भी रहे हैं, इनकी सीनियर लीडरशिप से मिलते रहे हैं, तो वो अपने आप को मतलब हमेशा समझते थे कि इजराइल से बड़ा थ्रेट जो है उनके लिए ईरान है, बल्कि इजराइल उनका दोस्त है, और उसको वो फैसिलिटेट करते भी रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज ईरान जो है, अमेरिका जो है वो रखना चाहता है, और उसी पे उसकी इंडस्ट्री चलती है, और उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि देखें, जो अमेरिका है उसका जो एम है वो दुनिया के जितने चोक पॉइंट्स हैं उनका कंट्रोल लेना है। तो आज ये स्टेट ऑफ होर्मुज़ है, कल स्टेट ऑफ मलाका होगा, परसों जो है वो अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड और नॉर्थ अटलांटिक होगा, और नीचे बाब मंदब होगा। तो ये वो तमाम चोक पॉइंट्स हैं जिनसे एनर्जी कॉरिडोर भी जिन्हें कहा जा सकता है, और जो लाइफ लाइन है लॉजिस्टिक्स के और एनर्जी के, जो चाइना और रशिया को भी जाती है, और इनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो अमेरिका की जो एक यूनिपोलैरिटी है वो मेंटेन रहती है और हेजीमनी मेंटेन रहती है।
और यही वो चीजें हैं जो फ्यूचर में कंट्रोल करने की हैं। इसके अलावा जो डेटा सेंटर्स हैं, जो एआई है, आर्टिफिशियल, ये वो चीजें हैं जहां पे अमेरिका कंसंट्रेट कर रहा है। तो ये जी बड़ी जी। अच्छी बात है कि हम इस वक्त आप कहें कि अपनी डिप्लोमेसी के लिहाज से एक बड़ा हमारा सुनहरा बाब है और हम उसमें आए हुए हैं और दुनिया की नजरें हमारी तरफ हैं और हम मीडिएटर हैं और ये क्रेडिबल किस्म के मीडिएटर हमें समझा गया है और इसके वजह से हमारी डेफिनेटली एक इमेज बहुत बेहतर हुई है। लेकिन अमेरिका की कन्वाइवेंस के या अमेरिका की रजामंदी के बगैर ये डिप्लोमेसी पाकिस्तान को शायद ना मिल सकती और ना ही अमेरिका की इजाजत के बगैर ये पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ट्रंप डेफिनेटली अगर वो चाहता है, बिकॉज उसके आगे मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत इंक्रीज हो चुकी है, महंगाई बहुत हो चुकी है अमेरिका में, वो अगले में चाहेगा उन्होंने कि चीन भी रेडियो जाना के है। अवाम को, और वो चाहेगा कि अवाम जो है उसको डेफिनेटली एक वोट डाले। और तो वो अगर पीस प्रोसेस होता है तो वो डेफिनेटली खुद आएगा। वो आगे ही चाहता है कि पीस नोबेल प्राइज उसे मिले, तो ही वांट टू बी द सिग्नेटरी, ही विल ये डेफिनेटली जो बी देयर, बट उसकी इजाजत के बगैर शायद ये पीस प्रोसेस आगे ना बढ़ सके। और वो बहुत, और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया, यूरोपियन यूनियन इसमें मौजूद नहीं है, और इन सब के होते हुए पाकिस्तान को जो है वो एक सेंट्रल रोल मिल गया है, क्योंकि अमेरिका इज मोर कंफर्टेबल विद पाकिस्तान बीइंग अ मीडिएटर। लेकिन ईरान का भी तो पाकिस्तान पर इत्मीनान है। ये जो एक राणा साहब ने पॉइंट उठाया वो बड़ा अहम था उस वक्त भी जब ये बात की जा रही थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो बीच में ये पीस प्रोसेस के दौरान जो वक्फा आया जिसमें वो राणा साहब का तज्जिया ये है कि जी इस दौरान अमेरिका ने अपनी तैयारी मुकम्मल की है या अपनी फ्लॉज और जो ड्रॉबैक्स होंगे उनको ऊपर ओवरकम करके तो ऐन मुमकिन है कि वो दोबारा ईरान पर हमलावर हो जाए। ईरान ने भी इस दौरान अपने आप को दोबारा से सांस लिया है और सांस लेने के बाद उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर भी हम फुटेजेस देख रहे हैं कि जो उनके मिसाइल जो अंडरग्राउंड मिसाइल के वो जो सिटीज़ हैं उनके जहाँ दहाने बंद हुए थे वो उसको भी खोल रहा है और वो जो भी कर रहा है अपनी तैयारी अपने तौर पे, यकीनन जंग के दौरान तो दोनों ममालिक तैयार रहेंगे। आपको लगता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है? क्योंकि मोस्टली ये समझा जा रहा है दुनिया भर में या जिस तरह की बातचीत हमारे सामने आ रही है वो यही है कि ये जंग अभी फिलहाल दोबारा शुरू होने के इम्कानात बहुत कम है। बिल्कुल जी, देखें, ईरान जो है इस वक्त इज द सोल कंट्री इस रीजन में जिसकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, अगर आप देखें, और वो खड़ा हुआ है एक लास्ट वॉल के तौर पे इस पूरे रीजन में अगेंस्ट इसराइल। इसराइल जो है उसके जो मकासद हैं वो यही है कि ईरान को कंप्लीटली तहस नहस किया जाए, या एटलीस्ट उसके वो जो होता है ना टाइगर विदाउट टीथ, कि उसके दांत खत्म कर दिए जाएं, कि वो किसी को बाइट ना कर सके या बिल्कुल इम्पोर्टेंसी की तरफ लेके जाया जैसे जाए। 79 से पहले का जो ईरान था उनके लिए। जी, ओके, वेपन जिस तरह आप कह रहे थे कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जिस तरह जिक्र किया मशहदी साहब ने, और बाकी जितने प्रोग्राम है, यानी कि एक रिजीम ऐसी आ जाए जो कि सबमिट कर जाए कंप्लीटली, और वेपन्स ऐसे ना हो जो कि इस्तेमाल किए जा सके जिस तरह इस दफा इस्तेमाल किए गए हैं। और वो एक उनकी स्ट्रेटजी थी ईरान की जो उन्होंने बनाई पिछले कई दिहाइयों से, बिकॉज उन्हें पता था कि जहाज तो उधर पहुंच नहीं सकते, दरमियान में तमाम कंट्रीज जो हैं वो उनके अगेंस्ट हैं, सारा एयर डिफेंस सिस्टम उनके अगेंस्ट है। तो मिसाइल एंड ड्रोन्स वर द लास्ट वे टू काउंटर द थ्रेट, और जो उन्होंने किया भी बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं समझता हूं कि ये अटैक डेफिनेटली उनके जहन में होगा इसराइल के। वो स्पॉयलर्स भी हैं और वो ईरान को एक बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं अपनी हेजेमनी के लिहाज से, ग्रेटर इसराइल के लिहाज से। वो आते रहेंगे, रिविजिट करते रहेंगे टिल द टाइम कि उनको किसी तरह से एक मैसेज दिया जाए, एंड दैट टू फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की इजाजत के बगैर वो ये चीजें नहीं करते। पिछले एक साल के कम अरसे में 6 से ज्यादा मुल्कों के ऊपर उन्होंने बॉम्बिंग की है। इस वक्त वो 3 मुल्कों के ऊपर साइमल्टेनियसली बॉम्बिंग कर रहे हैं। इस तरह की चीज आपने हिस्ट्री में कभी नहीं देखी कि इतनी इम्यूनिटी हासिल हो किसी मुल्क को और वो इस तरह से कर सके। तो ईरान विल डेफिनेटली बी अ थ्रेट फॉर देम। आमिर साहब, जो कुछ उसने फलस्तीन में किया है वो भी इम्यूनिटी शायद दुनिया के किसी मुल्क को हासिल नहीं होगी, जो जिस तरह से उसने पैलेस्टाइन के ऊपर जो कुछ जो मजालिम कहे हैं, जो अब बर्बरियत की है एक्चुअली आज के इस दौर में भी। मशरकी साहब, ये जो जंग शुरू होने का मामला है, आपको लगता है कि अमेरिका टाइम बाय करके, ये अमन प्रोसेस का टाइम बाय करके दोबारा हमलावर हो सकता है ईरान पर? मैं समझता हूं कि बहुत बहुत बड़ी हमाकत होगी
होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा ब्लंडर नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक मैं छोटी सी वजह बता दूं। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी, जहां पे सदर ट्रंप ने ये जो 15 दिन का सीज फायर किया, इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकन आर्मी चीफ का रिजाइन देना था या उसको बर्खास्त करना था। दरअसल उसने एक ऐसा इख्तिलाफ किया कि जी अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड आर नॉट पॉसिबल, कि वो एक खुदकश मिशन होगा, जितने फौजी अमेरिका उतारेगा वो सारे जान से जाएंगे और सारे वो वाली मौत मरेंगे। मैं आपको सच्ची बताऊं, ठीक है। अब दूसरी बात ये थी कि अमेरिका ने अपना बहरी बेड़े पे ट्राई किया, उसके बाद आपने देखा कि उसके इब्राहिम लिंकन के साथ क्या होता है, उसके रदरफोर्ड, उसके हेनरी फोर्ड के साथ क्या होता है। उसके बाद तीसरी ऑप्शन अमेरिका के पास रह गई थी अटैक्स की, और वो थी इंटरसेप्शन की। इंटरसेप्शन में ये आलम है कि अब दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इंटरसेप्शंस, और उन्होंने साउथ कोरिया से इंटरसेप्शन मिसाइल्स मंगवाए और सारा कुछ किया। मेरा जो कैलकुलेशन कहती है कि अगर दोबारा जंग छिड़ी तो बहुत खतरनाक होगी। अमेरिका के पास अब चॉइसेस क्या रह गई हैं? क्या केमिकल वेपन यूज करेगा? क्या अमेरिका जो है वो कोई और टेक्नोलॉजी यूज करेगा? क्या सैटेलाइट चीन के सैटेलाइट को निशाना बनाएगा? मतलब देखें ऑप्शंस क्या रह गई हैं। जो ग्राउंड ऑप्शंस थी उसके ऊपर तो अमेरिका की पेंटागन राजी नहीं है कि जी फौजी हम उतारे। इन्होंने ये जो पायलट को ले जाने के चक्कर में एक ऑपरेशन करने की कोशिश की कि यूरेनियम उठा ले। अगर आप ईरानी जी वो तो यूरेनियम पढ़ें कि वो जो पायलट जो जहाज के पायलट का रेस्क्यू मिशन है, जो इतना बड़ा 150 जहाजों के साथ किया गया, बंदों के साथ किया गया, वो बुनियादी तौर पर ईरान के न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट पावर प्लांट्स है उन पे कब्जा करने का था। उसमें भी नाकाम हो गए। मैं ये समझता हूं कि ये इसराइल की एक कोशिश है। और मजे की बात बता दूं कि नेतन्याहू ने ओपनली कहा कि एक भी इसराइली फौजी जो है वो अमेरिकन फौजी के साथ जंग लड़ने नहीं जाएगा। यानी अपना एक एक फौजी बचा रहा है और पूरे अमेरिका को आग में झोंक रहा है। एक छोटी सी बात नौशाद साहब, कि पाकिस्तान जो फेस सेविंग दे रहा है वो शायद इसराइल के लिए भी है, ये ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा रहा है। ये अमेरिका को फेस सेविंग फॉर अमेरिका नहीं दी जा रही, फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड फॉर द रीजन दी जा रही है। जहां मेरे पास लोड शेडिंग शुरू हो गई है, फूड क्राइसिस आना है, बहुत कुछ होना है। और आपने नौशाद साहब एक बड़ी जबरदस्त सही बात कही कि खुद अमेरिका 70% जो जनरेशन जी है ना, वो डिसलाइक इसराइल। इसकी वजह यह है कि वो कहते हैं हमारे रिसोर्सेज इसराइल ले रहे हैं, हमें उन्होंने सिटिंग डक बना के ईरान में मरवाया है, और हम दुनिया की इतनी बड़ी सुपर ताकत का दावा करते हैं और इसराइल की प्रॉक्सी बने हुए हैं। ये वो हकीकत है जो नई अमेरिकन जनरेशन बड़ी अच्छी तरह समझती है। इसीलिए जूइश लॉबी वीक हो रही है, क्योंकि मीडिया पे उनका कंट्रोल था। फॉक्स न्यूज, CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके ऊपर था। अब दुनिया जो है वो टिकटॉक पे है, अब दुनिया जो है वो इंस्टाग्राम पे है। वो उस मीडियम पे चली गई है जिसके ऊपर ज़ायनिस्ट कंट्रोल उस तरह नहीं हो पा रहा। सो पीपल हैव चेंज देयर आइडियोलॉजी। पूरी दुनिया में आज जितनी इसराइल के खिलाफ जज्बात हैं, तारीख में कभी नहीं थे। पूरी दुनिया में आज जितनी इसराइल फलस्तीन को हमदर्दी हासिल है, तारीख में कभी नहीं थी। इसीलिए आज ईरान और ईरान की जंग में अमेरिका इसराइल का साथ देने कोई नहीं आ रहा, ना नेटो, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, ना जापान, ना कनाडा। तो ये बात हकीकत है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हालत में जंग को रोकना जो है वो फेस सेविंग के साथ साथ पूरी दुनिया के बचाव के लिए है। सर ठीक है, अब जरा थोड़ा सा राणा साहब, ये जो मामला है, ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद कह लें या अभी वो इत्तेहाद का नाम ना भी दें, ये जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, कहीं आपको लगता नहीं है कि खलीजी ममालिक, क्योंकि मिस्र है, सऊदी अरब हैं, तुर्किया है, यहाँ कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन ज़रूर मौजूद है कि बाहर तो और US उनको वो प्रोटेक्शन नहीं दे सका जिसके वो एक्चुअली पैसे लेता रहा या जितने पैसे लेता रहा, और सम हाउ अटैक तो उन पर हो गया। और ये इसके साथ, अब मुझे नहीं पता, हामिद मशरकी साहब ईरान की बात कर रहे हैं, मुझे अभी तो नियर फ्यूचर में तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि बहरहाल एक मिसट्रस्ट खलीजी रियासतों का भी ईरान के ऊपर है। तो आपको लगता है कि ये जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ये दुनिया इसको होने देगी, एक्सेप्ट करेगी, या इसके लिए इसकी राह में रुकावट नहीं बनेगी? देखिए, प्रैक्टिकली अगर मैं ये कहूँ ना कि अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल, ये इदारे तो ख़त्म हो चुके हैं। जी, वो तो लीग ऑफ नेशन वाला ही हाल है। क्या कहते हैं, इन्होंने इस जंग में ये साबित कर दिया कि वो इतने कैपेबल नहीं है कि दुनिया की जंगें रोक सकें, और स्पेशली वो अमेरिका के सामने खड़े हो सकें। इस टाइम दुनिया में एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप सलामती कौंसिल कह सकते हैं, और वो है पाकिस्तान, और वो इस्लामाबाद। ठीक है ना। और वहाँ पे आके दुनिया भर के सलामती के मसाइल जो है ना डिस्कस हो रहे हैं और फैसले हो रहे हैं। ये आई एम अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी
मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तान पे कि हम उस जगह आ गए। हमने बहुत मार खाई है दुनिया से, हमने लाशें भी हमने उठाई, दहशतगर्द भी हम कहलाए, $1 ट्रिलियन की हमने इकोनॉमी भी तबाह की, और हम ट्रेटर भी कहलाए, हम मौका परस्त भी कहलाए, हम चीटर भी कहलाए। लेकिन आज दुनिया इस बात को मान रही है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो बहुत सारी चीज़ें डिक्टेट कर सकता है। इवन ठीक है, हम अमेरिका बहुत तगड़ा है लेकिन अमेरिका की वहाँ भी वेल नहीं चाहिए ये, ठीक है ना। वो जो बाबा मियाँ वो मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जो वेलन दे विच गन्ना रो नु को हुन रो मोहम्मद हुन जे रवे ते मन्ना। अमेरिका इस टाइम एक वेलने में फंस गया है, ठीक है। पाकिस्तान उस वेलने से उसे बाहर निकाल रहा है, निकालते निकालते उसका सत नहीं निकलना, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इसके बाद दुनिया कोई और दुनिया होगी, ये यूनिपोलर दुनिया नहीं होगी, ये दुनिया ही कुछ और होगी। खलीज की रियासतों के मान टूटे अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि दुनिया को एक और बात समझ आई, और मुस्लिम ममालिक को समझ आई कि अगर आप में हुसैन के पीछे चलने का जज्बा मौजूद है ना, तो वक्त का कोई यजीद आपको शिकस्त नहीं दे सकता। इस जंग को अगर आप देखें ना, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, इस जंग को अगर आप देखें, हजरत अली पे जब हमला हुआ तो आपने कहा खुदा की कसम में कामयाब हो गया। क्या आपको ईरान की लीडरशिप के अंदर वो जुमले नहीं नजर आए कि हम तैयार हैं मरने के लिए, हम मरने के लिए हैं, हम मर रहे हैं हम, लेकिन हम मौत को शहादत को वेलकम कहना नजर नहीं आया आपको? क्या जंगे बदर के अंदर इतने से मुट्ठी वाले मुसलमान नहीं थे जिन्होंने अपने से कहीं ताकतवरों को हराया? तो क्या इतने से मुट्ठी से मुसलमान नहीं है ये? एक 25 साल से इक्तिसादी पाबंदी का शिकार मुल्क है जो सब कुछ फेस कर रहा है। क्या कहते हैं वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपनी जगह नहीं छोड़नी आप लोगों ने, ठीक है ना। तो क्या इन लोगों ने जगह छोड़ी? जिस दिन पता चला कि जी अटैक होने वाला है, वो लोग नहीं रोक सकते थे उन बमों को, वो वहां जाके खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों के सामने पहली दफा देखा ये मौजज़ा, वो जो था ना कि इज़ा नसरुल्लाह वल फतह, के आ गई अल्लाह की मदद, ठीक है। अबाबील का थे ये छोटे छोटे मिसाइल, क्या तूने नहीं देखा हाथी वालों के साथ हमने क्या सलूक किया? क्या है निशान ट्रंप का? हाथी। कुरान पाक क्या कह रहा है कि क्या तूने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या हमने उन्हें जलील व रुसवा नहीं किया? क्या हमने उन्हें खाए हुए भूस की तरह नहीं कर दिया? क्या सब चीजें हमें नजर नहीं आ रही? पूरी दुनिया को एक बात समझ आई, मुस्लिम उम्मा को एक बात समझ आई, अगर आप उसवा हुसैन पे चल सकते हैं तो वक्त का कोई यजीद आपको नहीं हरा सकता। और ईरान ने यह साबित कर दिया। अब ईरान अमेरिका जो है कोई और अमेरिका होगा और ईरान कोई और ईरान होगा। मेरी बात याद नहीं, ये तो दुरुस्त बात है कि ईरान ने रेजिलियंस के बाद ये तो साबित किया कि सुपर पावर के सामने खड़े हैं। ये जो डिबेट की जाती है मास्टर साहब, बहुत तकरीबन हर प्रोग्राम में मेरे बात यहीं यूनिपोलर और मल्टीपोलर की तरफ आ जाती है। हालांकि किसी की जगह खाली होने के लिए भी किसी की जगह लेना ज़रूरी होता है। यानी सुपर पावर की ट्रांजिशन जब यूएसएसआर से यूएस पे हुई थी, एक तो डेकेड से ज़्यादा का टाइम है, दूसरी बात यह है कि कोई लेने के लिए तैयार भी हो। हम देखते हैं कि चीन जो है वो 2050 तक किसी ऐसी जियोपॉलिटिकल मामलात या ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल एज सुपर पावर डिक्लेयर करता हमें नजर नहीं आता। एक तो रिप्लेसमेंट ही मौजूद नहीं है। दूसरा मसला ये है कि अभी जो बात आप कह रहे थे वो कहीं यूनिपोलर अपने आप को रखने के लिए ये सारा जो एनर्जी कॉरिडोर्स है इन पे कब्जे की बात की जा रही थी। मुस्लिम ममालिक का जो मैंने सवाल राणा साहब से किया था वही सवाल आपके सामने भी रखता हूं कि क्या वो जो यूनिपोलर वर्ल्ड रखना चाहता है वो चाहेगा कि ये छोटी छोटी रीजनल पावर्स या ये जो मल्टीपोलर दुनिया है ये उसकी तरफ जाए? जी बिल्कुल नौशाद, में पहले राना साहब का जो आपने सवाल असल किया था क्वाड के बारे में कि 4 मुस्लिम ममालिक जो है उनका बन रहा है अलायंस, वो राना साहब ने बहुत फजाए बदर तो पैदा कर दी, वो जवाब उस तरह से नहीं मेरा ख्याल में दिया। तो मैं अगर आप इजाजत दें तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो सऊदी अरेबिया और ईरान सऊदी अरेबिया, मिस्र, टर्की और पाकिस्तान जी, तो आप अगर देखें तो जो टर्की है वो नेटो कंट्री है, जी, हाँ जी, और वो नेटो के असूल फॉलो करता है, नेटो के रूल्स का बाइंडिंग है उसके ऊपर, और वो उसके हट नहीं सकता उससे। और उसकी काफी सारा वेपन सिस्टम जो है वो इसी वजह से उसके पास है, और ये डिफेंस सिस्टम जो है कि वो नेटो का मेंबर है। जो
जो सऊदी अरेबिया है उसमें तकरीबन 10-15 हजार से ज्यादा अमेरिकी ट्रूप्स मौजूद हैं। उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिकन बेस्ड है, जिसमें पेट्रियट मिसाइल है और डिफरेंट अदर सिस्टम लगे हुए हैं। जी। इसी तरह जो इजिप्ट है उधर 20,000 से ज्यादा अमेरिकन ट्रूप्स तकरीबन मौजूद हैं। उनका जो वेपन सिस्टम है एयर डिफेंस का, दोबारा से मैं कहूंगा, और उनकी एक मुआहदा है इसराइल के साथ भी। मैं ये समझता हूं कि पहले अगर हमें किसी तरह का मिलिट्री मुआहदा करना है या डिफेंस एग्रीमेंट करना है एक दूसरे के साथ, तो फिर उसमें हमें ये बाकी चीजों को खत्म करना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आईएमएफ जो है, आईएमएफ से ग्रांट भी ले रहे हो और आप इकोनॉमिक सोवरेनिटी की भी बात कर रहे हो, तो ये दो चीजें इन पैरेलल मुश्किल हो जाती है। सो यू हैव टू हैव अ रिलेशनशिप, और वो सारे सिस्टम्स जो हैं आपको अपने इंडिजिनस लगाने पड़ेंगे, अपने सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, अपनी एक 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 फौज तैयार करनी पड़ेगी, या अपना जो है दिफा मजबूत करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कर सकते कि हमारे सिस्टम सारे जो हैं उनके लगे हुए हैं जिन्होंने हम पे अटैक करना है। फॉर एग्जाम्पल इसराइल और अमेरिका तो इकट्ठे साथ है ना, एक दूसरे के हैंड इन ग्लव्स हैं। तो ये जब भी सिस्टम लेकिन एयर मार्शल जो साहब, इस्तेमाल हुए ईरान के खिलाफ, सऊदी अरब ने जब ये सारा एयर डिफेंस वहां मौजूद था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान के साथ भी एक दिफाई मुआहदा किया। मिस्र का अगर इसराइल के साथ कोई दिफाई मुआहदा है तो वो किसी दूसरे के साथ भी दिफाई, यकीनन नेटो के मामला, जो तुर्किया का मामला है, कोई ना कोई फ्रेमवर्क, क्योंकि लोग बैठकर इस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की यहां पर इस्लामाबाद में भी डेलिब्रेशंस हुई हैं और इससे पहले वज़राए खारजा ने भी की हैं, और अब 19 को यह कहा जा रहा है कि जो इस्तांबुल में इजलास होने जा रहा है उसके अंदर ये अनाउंस भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस पे वर्किंग तो मौजूद है ना। और एयर मार्शल साहब, एक चीज में थोड़ी सी मैं चाह रहा था आप रहनुमाई करें कि जैसे आपने कहा कि अमेरिकन बेस हमारी सारी वो, तो ये जो पिछली 2 जंगें जो ईरान ने जीती और हमने जीती, वो तो चाइना बेस्ड टेक्नोलॉजी से जीती हमने, तो फर्क आया है वो मालिक में? हमारा तो सिस्टम और बना है। नहीं, हमारा तो कोई ऐसा नहीं है ना, हमारे पास तो अमेरिकन, हम तो चाइनीज सिस्टम भी है हमारे पास, अमेरिकन भी है, हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। देखें, जो ईरान ने जंग जीती, अभी ईरान की जीतने की वजह सबसे पहली बात जो आपने भी की, वो उनकी सेक्रीफाइस और सफरिंग थी जो उनकी लीडरशिप ने दिखाई। और उन्होंने एक मैसेज किया, सबसे बड़ा जो एक गलती की ट्रंप ने, वो उनके सुप्रीम लीडर को पहले दिन मारने की। और वो एक सिंबल बन गया पूरी कौम के लिए, यूनिटी का, सेक्रीफाइस का और सफरिंग का। और उन्होंने जो ना सिर्फ ये कि उसको रेजिस्ट किया अमेरिका के इतने बड़े अटैक्स को, जो दुनिया में कभी भी नहीं किया गया और ना कोई इसकी मिसाल मिलती है, बल्कि उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड भी किया, क्योंकि उनकी तैयारी इतनी थी कि उनके पास मिसाइल और ड्रोन्स थे जिनसे वो हमला कर सकते थे। इसराइल को भी मारा उन्होंने, और उन गल्फ स्टेट्स जिधर अमेरिकन ट्रूप्स बेस्ड थे उन बेसिस को भी मारा। उन्होंने कॉस्ट ऑफ अमेरिका की जो कॉस्ट थी उसको इतना हाई कर दिया कि अभी तक उनको ये पेन महसूस हो रही है अमेरिका को कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ उनके साथ। अगर ट्रंप के अपने बस में होता तो शायद वो 2 हफ्तों में ही जंग ये खत्म कर देता। उसके ऊपर इसराइल का इतना प्रेशर है, ज़ायनिस्ट का इतना ज्यादा उसके ऊपर जोर है कि उसका बस नहीं चलता कि वो किस तरह से इस जंग से निकले और किस तरह से अपने आप को एक सेफ पैसेज दे। वो हो भी नहीं सकता अब। और ईरान ने जो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद किया, तो पूरी दुनिया ने उस चीज की तकलीफ को महसूस किया। लास्टली नौशाद, मैं सिर्फ यूनिपोलर और मल्टीपोलर की सिर्फ एक बात आपको बताता चलूं कि मल्टीपोलर बिल्कुल वर्ल्ड उस तरफ जा रही है। एक फीलिंग भी आ रही है कि चाइना, रशिया स्ट्रांग हो रहे हैं, अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है इस जंग में, एक उसकी इमेज टार्निश हुई है, खराब हुई है, एक सोल सुपर पावर वाली ये वो। लेकिन अमेरिका जो है वो तमाम तर कोशिश करेगा और कर रहा है कि वो तमाम उन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल में रखे। उसके अभी तक एलाइज मौजूद हैं, यूरोपियंस भी हैं, उसकी प्रेजेंस दुनिया में जितनी है किसी और मुल्क की इतनी प्रेजेंस नहीं है ट्रुप्स की। तकरीबन 90 से ज्यादा ममालिक में उसके ट्रुप्स मौजूद हैं। उसकी जो फायर पावर है, देखिए, जो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होती है, बड़ा मुश्किल होता है कि वो रेलीगेट हो जाए सेकंड इकोनॉमिक पावर के तौर पे या अपना स्टेटस खो बैठे। तो वो अगर वो कहीं रेलीगेट भी होगा तो वो काफी दुनिया को लेके डूबेगा। और अमेरिका के पास अभी तक वो ताकत, मैं समझता हूँ, मौजूद है कि वो अपना एक डिक्टेशन दे सकता है। ईरान ने एक चीज जरूर साबित की है कि एवरीथिंग हैज अ लिमिट, एंड अमेरिका की जो बाउंड्रीज हैं वो लिमिटलेस नहीं है, उसकी फायर पावर लिमिटलेस नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ वे टू कंट्रोल। और ईरान ने ये एक सबक दिया है दुनिया को भी, हम सबको, कि थ्रू सेक्रीफाइस
you can actually define the limits of your ठीक adversary. है, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा, टाइम बड़ा कम है, मैं चाहूंगा आमिर मशरकी साहब बड़ा शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर नेटो जो है और यूरोपियन ममालिक जो हैं वो यूएस से खासे खाइफ हैं। नेटो का मुस्तकबिल भी डावाडोल है, जो सिचुएशन जिस तरह की, क्योंकि फाइनेंस अगर नहीं कर रहा यूएस तो शायद पता नहीं, आई डोंट नो यूरोपियंस उस नेटो को सर्वाइव करवा सकेंगे कि नहीं करवा सकेंगे। तो उस सूरत के अंदर ये जो जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ, वो स्पीड अप नहीं हो जाएगा? मैं ये समझता हूँ बड़े एहतराम के साथ एयर मार्शल साहब के साथ कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप जैसा बंदा है जिसके अभी 3 साल पड़े हुए हैं, वो अमेरिका की डिक्लाइन जो 20 साल में होनी थी वो 3 साल में करवा रहा है। उसकी वजह ये कि अमेरिका के कोई दोस्त नहीं रहे, ना यूरोप में और ना ही नेटो की शक्ल में। हाँ, तो ये है कि इवन साउथ कोरिया तक से भी उनको जो है अब शिकवे शिकायतें शुरू हो गई हैं। पोप के साथ, क्रिश्चियन कैथोलिक के साथ इसने मुकम्मल तौर पर एक, वो तो कहते हैं वो जान के करते हैं, आई वॉच था वो एक तरह का ईरान जंग से तवज्जो हटाने का, वो तो उनका एक टैक्टिक है जो नहीं। मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि ग्रीनलैंड का मामला हो या ट्रंप का टैरिफ की पॉलिसी हो या ट्रंप का यूक्रेन जंग से निकल जाना हो, आप सारे मैटर्स को देखें। ये ईरान की जंग से पहले की चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इस सब के बाद यूरोप वहां पर आ गया है कि उसको यकीन हो गया है कि अब अमेरिका इज नॉट अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर यूरोप खुद कह रहा है कि हमें ईस्ट की तरफ देखना है, हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। और दूसरी बात यह है कि इवन वो रशिया से एक अल्टरनेट गैस पाइपलाइन पे बात कर रहा है, रशिया से मामला ठीक करने की बात कर रहा है। हम जब मल्टीपोलर की बात करते हैं तो मुझे हैरत है कि हम उसमें रशिया की माइट और स्ट्रेंथ को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि रशिया के पास वो सब कुछ है जो कोल्ड वॉर के वक्त भी था, मां सिवाय उसकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ के। तो जब चाइना उसको साथ ऐड कर देगा तो ये एक ब्लॉक बन जाएगा which will be an alternative multipolar strength। मैं ये समझता हूं कि बहुत तेजी से अमेरिका की माइट खत्म हो रही है, कम हो रही है। ये नहीं मैं कहता कि एक दिन में हो जाएगी। और मेरे मार्शल साहब ठीक है, बस सर मेरे टाइम खत्म हो गया। आपका आमिर मशरकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, एयर मार्शल साहब आपका बहुत शुक्रिया, राणा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो ईरान ने जो करना था वो कर दिखाया है। उसने कुछ ऐसे एवेन्यूज खोल दिए हैं जिस पर आज हम बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि जो चीज़ आज शुरू हुई है वो किसी ना किसी वक्त में, चाहे उसको एक दिहाई लगे या इससे भी ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन अमेरिका का जो मामला है उससे मामला हटकर अब मल्टीपोलर की तरफ चलना ज़रूर शुरू हो चुका है। उसमें कामयाबी होती है या नहीं हो पाती, यूएस दोबारा अपने आप को बतौर यूनिपोलर पावर के तौर पे या सुपर पावर के तौर पे अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है या नहीं करवा सकता, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है दुनिया अब उसकी तरफ ऑप्शंस देखना शुरू ज़रूर हो चुकी है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।